नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। बात कर लेते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की शांति और तरक्की पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही, इसीलिए वो लगातार आतंकवादी साजिश रचता जा रहा है। इस बार उसके निशाने पर है जम्मू क्षेत्र में पिछले कई दिनों से आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और चुन चुन कर देश के दुश्मनों को ठिकाने लगा रही हैं। कुपवाड़ा में भी सुरक्षा एजेंसियों ने एक आतंकी को मार गिराया और आतंक पर लगाम लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग हो रही है। फिलहाल केंद्र सरकार ने बीएसएफ की 2 बटालियन जम्मू के लिए रवाना कर दी हैं। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। आतंक के खिलाफ एक्शन। सेना और सुरक्षा बल की चौतरफा कार्रवाई। पाकिस्तान की साजिश पर करारा प्रहार। कुपवाड़ा में मार गिराया गया देश का दुश्मन। शनिवार की सुबह सेना को माछिल इलाके में एलओसी पर आतंकियों की हरकत दिखाई पड़ी। आतंकवादियों का एक समूह सीमा पार से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, मगर सेना ने आतंकवादियों को घेर लिया और जबरदस्त मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ के बाद कुछ आतंकवादियों के जंगल में भागने की 9 जून से लेकर अब तक जम्मू रीजन में 1 दर्जन से ज्यादा आतंकी वारदात हो चुकी है, जिनमें सैनिकों पर हमले के साथ मुठभेड़ भी शामिल है। सेना जम्मू कश्मीर में 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट पर है। इंटेलिजेंस एजेंसियां घुसपैठ की कोशिशों की लगातार चेतावनी दे रही हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक पीओके में नियंत्रण रेखा के करीब टेरर लॉन्च पैड अत्यधिक सक्रिय है। आतंकवादी छोटे छोटे समूहों में घुसपैठ की फिराक में हैं। ऐसे में सरकार और सेना को बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एक बार फिर कार्रवाई की जरूरत महसूस की जा रही है। गवर्नमेंट को पॉलिटिकल विल दिखानी चाहिए और हमें बालाकोट की तरह एक स्ट्राइक करना चाहिए, ताकि जितने भी लॉन्च पैड हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं, एक एक करके सभी उन लॉन्च पैड्स और टेररिस्ट कैंप्स को बर्बाद किया जाना चाहिए। इट इज टाइम नाउ दैट वी टेक हार्ड एक्शन। कुपवाड़ा में आतंकियों के घुसपैठ को पाकिस्तानी सेना की बैट टीम सहयोग कर रही थी, जिसकी वजह से ही हमारे जवान जख्मी हो गए, क्योंकि पाकिस्तान की बैट टीम का काम ही ऐसा है। वो बॉर्डर पार करके आतंकियों की मदद भी करती है और उन तक सभी संसाधन भी उपलब्ध करवाती है, ताकि आतंकवादी अपने मिशन में कामयाब हो सके।
बैट टीम होती हैं, बॉर्डर एक्शन टीम होती हैं, जनरली रेगुलर आर्मी की होती हैं। ये मिलिटेंट के बस की बात नहीं होती है और प्रॉपर इक्विप्ड होती हैं वेपन्स के साथ में। इनका मेन काम होता है कि बॉर्डर में थोड़ी बहुत अंदर जाके किसी पोस्ट पे हमला करना, किसी की गर्दन काटनी या नुकसान पहुंचाना और क्विकली वापस चले जाना। तो ये कोई वहाँ रहने के लिए नहीं आते। तो बैट एक्शन टीम एक बहुत ही ट्रेन टीम होती है। यही नहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि जम्मू रीजन में आतंक की घटनाएं बढ़ने का कारण सरहद पार से सपोर्ट तो है ही, स्थानीय लोगों का समर्थन भी कहीं न कहीं मिल रहा है, क्योंकि आतंकवादी सुरक्षा बलों पर ही घात लगाकर हमला कर रहे हैं। लोकल सपोर्ट और फाइनेंशियल और वेपन्स की सपोर्ट अक्रॉस द बॉर्डर से नहीं है तो कोई टेररिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। इनको सबको ट्रेनिंग मिलती है और पूरा ट्रेन करके वहाँ भेजा जाता है और थोड़ी बहुत लोकल सपोर्ट भी है, पैसा पूसा दे के वो जनरेट करी जाती है, किसी को ब्राइब करके, किसी को धमकी दे के, तो वहाँ जनरेट करी जाती है, तभी ये टेररिज्म सर्वाइव करता है। जम्मू को अपना निशाना बना रहे हैं। घाटी की तरह ही जम्मू में भी अब आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक प्रहार का वक्त आ गया है। दोबारा घुसकर भी उसी माफी की कार्रवाई होगी जैसे हमने पहले की। मुझे पक्का यकीन है कि इस पर जो कार्रवाई होगी वो शायद पाकिस्तान के हार्टलैंड जो पंजाब है वहाँ पर होगी। बड़ा लाजमी है कि जितने भी उनके लॉन्च पैड्स हैं जिनमें 60 से 80 टेररिस्ट और बैठे हुए हैं, उनका वीडियो भी थोड़े दिन पहले दर्शाया पाकिस्तान की आर्मी ने, जहाँ पे वो उनको प्रोत्साहित कर रहे थे घुसपैठ करने के लिए। बड़ा लाजमी है कि हम उनको एक ही समय उनको डिस्ट्रॉय करें। इस बारी हमको पूरी की तरह या बालाकोट की तरह पाकिस्तान में उस माफी फिजिकली एंट्री करने की आवश्यकता नहीं। आज हमारे पास बड़े प्रकार के ऐसे साधन हैं जिससे बिना बॉर्डर क्रॉस किए हम पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान जम्मू को अशांत करके दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में ही भारत के खिलाफ असंतोष है। इसके अलावा हिंदू बहुल इलाकों में दहशत फैलाकर माहौल को 90 के दशक जैसा करने की कोशिश हो रही है, जो अब कामयाब होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस दिन सरकार और सेना ने चाह लिया, आतंकी लॉन्च पैड ही नहीं, पाक सेना को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कुपवाड़ा से शेख दाऊद के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जम्मू कश्मीर की शांति और तरक्की पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही, इसीलिए आतंक वाली साजिश हो रही है। निशाने पर जम्मू है। ऐसे में समझिए इस पूरी बातचीत को कि 24 जुलाई को कुपवाड़ा के कोवुत में आतंकी हमला हुआ, 23 जुलाई को पुंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ होती है, 22 जुलाई को राजौरी में हमला किया जाता है, 18 जुलाई को कुपवाड़ा के केरन में एनकाउंटर होता है, 16 जुलाई डोडा के डेसा में मुठभेड़ होती है, 14 जुलाई कुपवाड़ा में एलओसी में एनकाउंटर होता है, 8 जुलाई को कठुआ में आतंकी हमला होता है, 7 जुलाई को राजौरी के मंजाकोट आर्मी कैंप पर अटैक किया जाता है, 7 जुलाई को कुलगाम में 6 आतंकी मार गिराए गए।
और देखिए, खुफिया रिपोर्ट्स जो हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने में काफी पैसा और संसाधन लगाए हैं। विदेशी आतंकवादियों के अलावा आधुनिक हथियार, नवीनतम संचार उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। लेकिन भारतीय सेना इन विदेशी आतंकियों की ताकत, कमजोरी, रणनीति तीनों समझ गई है। अब इनके खात्मे में जुट गई है। और चलिए अब आपको कांवड़ यात्रा की रौनक दिखा देते हैं। गंगा जल लेकर शिव भक्त कांवड़िए अलग अलग जिलों में मौजूद शिव मंदिरों के लिए निकल पड़े हैं। सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक कांवड़ यात्रा में शामिल भक्तों का गजब का उत्साह नजर आ रहा है। बोल बम के जय घोष के साथ भक्त अपने आराध्य भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे हैं। सावन की इस पावन घड़ी में कांवड़ियों में महादेव की आस्था देखते ही बनती है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी इंतजाम करने में जुटा है ताकि किसी भी कांवड़िए को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। भोले के भक्तों की टोली कांवड़ लेकर निकल पड़ी है। बोल बम का जय घोष है। सावन के इस पावन घड़ी में महादेव की आस्था, भक्ति की ऊर्जा से सारा बोर इन भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। हर बार की तरह इस सावन भी मुंगेर में कांवड़ियों में जबरदस्त जोश दिख रहा है। मुंगेर में एक अनोखा रंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कांवड़ियों का 50 लोगों का समूह 200 किलो की बजरंगबली की मूर्ति अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं। ये समूह ऐसे ही अनोखे तरीके से पिछले 5 साल से हर सावन के महीने में बाबा वैद्यनाथ धाम कांवड़ लेकर जाते हैं। हनुमान जी की मूर्ति को इस तरीके से बनाने में 3.5 महीने का वक्त इन्हें लगा है और 40,000 से ज्यादा का खर्च भी आया है। 3.5 महीना बनाने का टाइम लगा है। अपना वही लगभग 35 से 40,000 के आसपास कुछ बचा हुआ है। बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर भोले के भक्त झारखंड के देवघर पहुंचते हैं और बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इस यात्रा में लोग अपनी श्रद्धा से अलग अलग तरीके से कांवड़ का निर्माण करते हैं। ऐसे ही एक शिव भक्त 12 ज्योतिर्लिंगों का कांवड़ लेकर भोले को गंगा जल अर्पण करने के लिए निकल पड़े हैं। तो एक भक्त ने लाइट से अपने कांवड़ का श्रृंगार किया है और शिवलिंग के आकार बनाकर उसको रोशन किया है। भोले की महिमा ही ऐसी है कि भक्तों में ताकत भर देती है। अब चाहे बुजुर्ग हो या युवा, अब इन भोले को देख लीजिए। 60 साल की उम्र में इन्होंने हरिद्वार से कांवड़ लेकर हरियाणा के पलवल जाने का मन बनाया है, वो भी पहली बार। काम धंधा ये 7 साल पहले ही छोड़ चुके हैं, लेकिन जोश बिल्कुल युवाओं जैसा है। सब साथी जा रहे हैं, बराबर के कुछ पड़ोसी जा रहे हैं। हमारे मन को उठा। आपकी उम्र के और को तो दिखा नहीं मुझे। न तो उम्र के भी है भी नहीं, वो मेरे से पीछे रह गए जो मेरे साथी हैं। ये मेरे पड़ोस के गांव आसपास के पड़ोसी हैं। अच्छा, हाँ। तो मजा आया? आपका अनुभव कैसा रहा रास्ते का? बहुत बढ़िया तकाई जी, मजा आया। कोई परेशानी नहीं मेरे तो एक बार चल रहा यहाँ 1 साल टका। भोले के भक्तों का अलग अलग रंग इस बार कांवड़ यात्रा में देखने को मिल रहा है। ऐसे ही एक शिव भक्त हैं रमेश चंद्र, जो साइकिल से निकल पड़े हैं और उम्र है 62 साल। ये 1985 से हर साल साइकिल से हरिद्वार जाते हैं और वहां से गंगा जल लेकर वापस दिल्ली के बदरपुर के शिवालय में जलाभिषेक करते हैं। पहली बार तो पैदल आया हूँ 1-2 दफे। फिर देखा मैंने कि साइकिल से भी लोग बाहर जा रहे हैं, तो मैंने कहा अब साइकिल से ही चला जाए। तो उस टाइम मैंने 1100 रुपए की ली थी DSA में साइकिल, रेसर साइकिल वो जो झुक के चलती थी, पानी की तरह चलती थी एकदम, सड़क से चिपक के। उससे चला मैं कम से कम 30-32 साल। 30-32 साल चले साइकिल से? उसी साइकिल से? एक साइकिल से आप 30-32 साल चले? ज्यादा ही और पल कम। मेरा लड़का हो गया 37 साल का। हाँ। जब ही साइकिल ली थी। अरे बाप रे।
ये आपकी दूसरी साइकिल है, तीसरी है? दूसरी है। हरिद्वार से भी गंगा जल लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर होते हुए कांवड़िए राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में शिवालयों में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इसलिए इनकी सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। इसलिए मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए एटीएस की भी तैनाती की गई है। एटीएस की एक यूनिट मुजफ्फरनगर शिव चौक पर तैनात की गई है, क्योंकि मुजफ्फरनगर के इसी जगह से होकर अलग अलग राज्यों के शिव भक्त कांवड़िए गुजरते हैं। हम लोगों ने जो यहाँ पर व्यवस्था सुनिश्चित कराई है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित कराई है, जिसमें कि हमारी सेक्टर स्कीम है, जोनल स्कीम है, सुपर जोनल स्कीम है। हर स्तर पर हर स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं जो हमारे नोएडा जोन में हैं, अन्य जगहों से, अन्य जनपदों से, जितने भी हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट हैं जो हमारे जनपद के अन्य प्रांत या अन्य जनपद से जुड़ रहे हैं, सभी जगहों पर हम लोगों ने व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ सब लोगों, प्रकाश व्यवस्था है, सड़क व्यवस्था है, सब लोगों हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करा रखी है, ताकि शिव भक्तों की जो ये यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, इसको सकुशल संपन्न कराया जा सके। कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा में भी काफी इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों के आराम करने के लिए टेंट लगाए गए हैं। साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर भी तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। सभी कांवड़ मार्गों पर लाइट का इंतजाम किया गया है और अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है। इलाज के लिए मेडिकल की टीम भी शिविर में 24 घंटे तैनात की गई है। जो हमारा मेन फोकल पॉइंट है, जहां से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आदि जगहों से आने वाले सारे कांवड़िया इस पवित्र स्थल पर इसकी परिक्रमा करके जाते हैं। इस एरिया को हमने एटीएस की कमांडो टीम को हैंडओवर किया है। अभी फिलहाल वो इसका सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे हैं और इसके बाद वो इस पूरे इलाके को कवर करके इसमें एक ऐसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, किसी प्रकार का भी यदि कोई आतंकवादी हमला होता है तो उससे हम तत्काल निपट सके। भोले का महीना चल रहा है और शिव भक्त अपने अपने तरीके से भोले की भक्ति में मशगूल हैं। उत्साह और जोश देखने लायक है। सभी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं ताकि सुख समृद्धि का आशीर्वाद ले सकें। मुंगेर से गोविंद कुमार, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ मनीष चौरसिया, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए मौसम की बात कर लेते हैं। मानसून ने पूरे देश को झमाझम बारिश से तरबतर कर दिया है। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कई राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई भी बारिश की फुहारों से लबालब है। देश की राजधानी दिल्ली में उमस और गर्मी से हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन इंद्र भगवान ने दिल्ली और एनसीआर के निवासियों की सुन ली है। राहत की बारिश शुरू हो गई है। वो आज भी कई इलाकों में झूमकर बरस रही है। पहाड़ी राज्यों में बारिश जोरदार है, जिसको लेकर प्रशासन भी सतर्क मोड पर है। उमस भरी गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बारिश की फुहारें दिल्ली, एनसीआर समेत राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भिगोना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा था कि आने वाले वीकेंड पर दिल्ली वालों को बारिश का तोहफा मिलेगा और बारिश से दरबदर हो रही है दिल्ली। रविवार को भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। इसके बाद भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और अगस्त की शुरुआत तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। 30 जुलाई तक यूपी के कई जिलों में बारिश हो सकती है। यही नहीं, अच्छी बारिश का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि गरज के साथ मध्यम बारिश हो सकती है और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी हिमालय पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है। साथ ही उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर एक साइक्लोनिक सिस्टम बना हुआ है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ने की संभावना है। बारिश से उत्तर भारत में परेशान करने वाली भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। जैसे जैसे बारिश का दौर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे बारिश में कमी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में लगातार बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ने लगी है। लगातार हो रही बारिश से डैम में पानी जमा होने लगा है, इसलिए आसपास के बस्तियों में रहने वाले लोगों को एसडीआरएफ की टीम सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो जाए।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग भी लैंडस्लाइड होने से बंद हो गए हैं। यहाँ पर लोगों को सुरक्षित निकालने और आवागमन बहाल करने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच केदारनाथ हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा नदी में समा गया, जबकि केदारनाथ पैदल मार्ग से धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा जारी है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैदल मार्ग पर जगह जगह सुरक्षा जवान तैनात किए गए हैं। प्रशासन की ओर से लगातार केदारनाथ यात्रा और हाईवे की मॉनिटरिंग की जा रही है। हाईवे पर जहां जहां बाधा आ रही है उसको हटाने के लिए प्रशासन की टीमें लगातार जुटी हुई हैं और केदारनाथ यात्रा भी लगातार सुचारू रूप से चल रही है। लगातार जहां जहां मलबा आया है उसको हटाया जा रहा है और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। कहीं भी यात्रा में कोई बाधा नहीं है। लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जहां जहां भी बाधा उत्पन्न हो रही है स्थानीय प्रशासन और एनएच के द्वारा रोड को साफ किया जा रहा है और यात्रा में कहीं भी बाधा नहीं है। आने वाले दिनों में बारिश का दौर अभी ऐसा ही रहने वाला है, इसलिए प्रशासन सतर्क है ताकि किसी भी प्रकार का हादसा न होने पाए। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल के साथ रिपोर्ट। कहते हैं प्रेम में लोग क्या क्या नहीं करते। तेलंगाना के वारंगल का एक शख्स अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसके जाने के बाद उसने उसकी मूर्ति ही बनवा ली। पिछले साल उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसके बाद उस शख्स ने अपनी पत्नी की याद में ऐसा काम किया जो बरसों बरसों तक याद रखा जाएगा। वेंकट नारायण नाम का ये शख्स, जिसकी पत्नी सुजाता की मौत के बाद काफी दुखी रहने लगे थे, इसीलिए अपने प्यार को याद रखने के लिए उन्होंने ये मूर्ति बनवाई है। इसका उद्घाटन उसी दिन किया जिस दिन उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। और चलिए पेरिस ओलंपिक की बात कर लेते हैं। भारतीय शूटर मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। वो रविवार 28 जुलाई दोपहर 3:30 पर इस इवेंट के फाइनल में मेडल के लिए निशाना लगाएंगी। मनु ने क्वालिफिकेशन इवेंट में 600 में से 580 पॉइंट्स हासिल किए और 45 शूटर्स में तीसरे स्थान पर रही। इस इवेंट में दूसरी भारतीय शूटर रिद्धि सांगवान फाइनल में नहीं पहुंच पाई। सांगवान 573 पॉइंट्स के साथ 15वें नंबर पर रही। टॉप 8 शूटर्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दूसरी तरफ भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक की शुरुआत शानदार जीत के साथ की। पहले ग्रुप मुकाबले में ग्वाटेमाला के केविन कार्डन के खिलाफ खेलते हुए धमाकेदार प्रदर्शन किया। पहला गेम महज 14 मिनट में जीतने के बाद दूसरे गेम में पीछे होने के बाद वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। लक्ष्य ने ग्वाटेमाला के खिलाड़ी को मैच 21-8 और 22-20 से जीत लिया। और देखिए तस्वीरें बताती हैं कि देश के इन एथलेटिक्स में खिलाड़ियों का जज्बा और जोश कितना हाई है। भारतीय शूटर्स की बात कर ली जाए, भारतीय मुक्केबाजों की बात कर ली जाए, चाहे बैडमिंटन स्पर्धा की बात कर ली जाए, हर क्षेत्र में भारतीय खिलाड़ी देश का परचम लहरा रहे हैं। और चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GMT। नमस्कार।